एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग प्लेन ज्योमेट्री वाले चैप्टर में जो भी बातें सीखी थी, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, या फिर एंगल्स क्या है, इन सब के अलावा हम लोग आज देखेंगे कि थोड़ा सा जानेंगे कि प्लेन ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सर्कल क्या है। सर्कल को देखेंगे, सर्कल को सीखेंगे क्या होता है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात ये कि सर्कल एक टॉपिक है। सर्कल, इस टॉपिक को जानते हैं तो कहता है कि सर्कल क्या है। एक हमारे सामने एक प्लेन फिगर है। दिस इज अ प्लेन फिगर। ऐसा फिगर जो प्लेन पे बना सकते हैं, और प्लेन फिगर है ये। एंड ऑल्सो कॉल्ड 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। तो ये सर्कल है और देर इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के एक सेंटर है ओ नाम का। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये सर्कल, हमने इसे कहा कि ये सर्कल है। क्यों कहा सर्कल है? इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको देख के हम बताएं कि ये सर्कल है? देखिए ध्यान से कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सर्कल होता क्या है, कैसा दिखता है, तो कहता है कि जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कर्व पाथ पे जुड़ करके किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर क्या करे, आपस में जुड़ जाए, आप उसे सर्कल कहते हैं। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कर्व पाथ ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी एक पॉइंट से। तो जिस फिक्स पॉइंट की बात करते हैं वो सेंटर हो जाता है। और ये जो सर्कल है, यही तो सर्कल है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मिल करके क्या बनाए हैं, एक सर्कल बना दिए, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है क्या, ये सर्कल के पास क्या क्या होता है। सबसे पहले ये सर्कल एक कर्व पाथ का बना हुआ है और इसके एक सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या है कि अगर सर्कल से आप जो है सेंटर तक किसी भी पॉइंट से जाएंगे, सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप सेंटर के पास जाएंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सेम डिस्टेंस मिलेगा। रेडियस रेडियस रेडियस। अब ये रेडियस क्या है? तो रेडियस इज द डिस्टेंस, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द सर्कल कॉल्ड रेडियस। हमने सेंटर से सर्कल के बीच के डिस्टेंस को जहां भी देखा, हमें एक इक्वल लेंथ मिला, सेम लेंथ मिला, हमने उसका नाम रख दिया रेडियस। हमने उसका क्या नाम रख दिया, रेडियस। तो रेडियस हमेशा सेम डिस्टेंस देता है, ठीक है ना। सेंटर से सर्कल के बीच का हमेशा हर एक केस में आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा और आप उसे कहेंगे रेडियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि सेंटर और सर्कल दोनों को आप जोड़ते हैं किसी लाइन सेगमेंट से। तो सर्कल और सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे आपने कहा रेडियस। क्या कहा आपने? रेडियस, ठीक है। मैं अभी इसको रेडियस को मिटा देता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस रास्ते को फॉलो करते हुए सेंटर तक गया, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए ये सर्कल के दूसरे पार्ट तक जाए। तो आपने इसका नाम क्या दे दिया, डायामीटर। क्या नाम दे दिया? डायामीटर। मतलब अ लाइन ऑन द सर्कल passes through the center forms a diameter। क्या फॉर्म किया? डायमीटर फॉर्म किया। लेकिन इससे पहले कुछ बातें और जानिए, जो बेसिक बातें हैं वो आपको और पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक बातें क्या और पता होनी चाहिए, देखिए ध्यान से। तो आपने सर्कल को देखा कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कर्व पाथ पे जुड़े रहते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से, आप उसे सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे कहानी ये बनती है कि अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर दूं, ये सेंटर ओ है, एक लाइन मस्ती में चलता हुआ जा रहा है, एक लाइन मस्ती में चलता हुआ जा रहा है। अगर ये लाइन मस्ती में चलता हुआ सर्कल को बिना टच किए, सर्कल के किसी भी पार्ट को बिना छुए निकल जाता, तो आप उसे एक लाइन कहते, उसका सर्कल से कोई रिलेशन नहीं था।
लेकिन जैसे ही एक लाइन सर्कल को पेनिट्रेट करते हुए, सर्कल को क्या इंटरसेक्ट करते हुए निकला है, तो आप इस लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। दिस इज सीकेंट। ये क्या है? सीकेंट है। एक लाइन मस्ती में सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। लेकिन कम से कम 2 पॉइंट टच करना चाहिए, वो लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कल टचेज इट्स 2 पॉइंट्स फॉर्म सीकेंट। क्या फॉर्म करेगा? सीकेंट फॉर्म करेगा। चलिए, इतनी बातें आपको आई समझ में। अब अगली वाली कहानी सुनाते हैं। जब एक दूसरा लाइन इस लाइन को मिटा दीजिए, ये वाली लाइन को छोड़ दीजिए। अब एक दूसरा लाइन, ये भी मस्ती में चलते हुए जा रहे थे, लेकिन ये लाइन ने क्या किया? सर्कल के एक पार्ट को यहाँ पे छू दिया, पॉइंट पी पे इसने टच किया, लेकिन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच किया। बात समझ में आई? अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल के कोई एक पॉइंट को टच करे, तो आप इस लाइन का नाम क्या देंगे? इस लाइन का नाम हो जाएगा टेंजेंट। क्या नाम हो जाएगा? टेंजेंट। कहीं से भी गुजरेगा, अगर एक पॉइंट को टच किया तो टेंजेंट है, चाहे इधर से चला जाए तब भी क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट है। ठीक है ना? अगर सर्कल को एक पॉइंट पे छुआ, टच किया, तो वो टेंजेंट कहलाएगा। अगर सर्कल को पास करते हुए निकल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड सीकेंट। तो ये लाइन आपका जो है, जो 2 पॉइंट को टच किया है सीकेंट, और एक पॉइंट को टच किया है टेंजेंट। क्या हो जाएगा? टेंजेंट। एक पॉइंट को टच किया, क्या हो जाएगा? टेंजेंट। तो जब जब एक पॉइंट को टच किया है वो टेंजेंट होगा। चाहे पॉइंट पी पे टच किया हो ये लाइन, तब भी ये लाइन टेंजेंट है। चाहे पॉइंट ए पे टच किया हो एक पॉइंट पे, तब भी ये टेंजेंट है। चाहे पॉइंट बी पे टच किया हो तब भी ये टेंजेंट है। लेकिन जब 2 पॉइंट को टच करते हुए क्रॉस कर जाए, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। क्या कहते हैं उसको? सीकेंट कहते हैं। इतनी बातें आपको आई। अभी और सीखते हैं बातें, और बातें सीखेंगे, और बातें जानेंगे। अभी इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि और कुछ नई बातें क्या है, और उसको सीखेंगे और जानेंगे, बताएंगे। चलिए देखिए, कहता है कि सर्कल के बारे में हमने बहुत कुछ बातें सीखनी है। अब अगली बातें ये सीखनी है कि जब हमारे पास सर्कल है, जब हमारे पास क्या है? सर्कल है, तो एक सेंटर भी है, ओ नाम का सेंटर। अब कहता है कि अगर इस सेंटर और ये ओ नाम का सेंटर और ये सर्कल दोनों को आप ध्यान से देखिए, तो ये लाइन क्या है? सेंटर के चारों तरफ एक कर्व पाथ पे चल रहा है। ठीक है ना? तो आप इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? पाथ ऑफ सर्कल। पाथ ऑफ क्या कहते हैं इसको? सर्कल कहते हैं। ये सर्कल का पाथ है। ठीक है ना? कर्व पाथ ऑफ सर्कल। ठीक है ना? और एक सेंटर से क्या है? फिक्स डिस्टेंस पर है। तो मैंने भी रेडियस और डायमीटर डिस्कस किया, अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब कहता है कि अगर इस पाथ ऑफ सर्कल, ये सर्कल की बात करें, तो ये सर्कल एक रास्ते पर गोला बना के चल रहा है, अपना एक नया शेप बना के दे रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसके 2 पॉइंट को पकड़ लूं, ये पॉइंट ए को पकड़ लूं, पॉइंट बी को पकड़ लूं। अब क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को मिला दें, तो ये कोई लाइन नहीं है जो पास करके 2 पॉइंट को टच करके चला गया। ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन से, और इसका लेंथ फिक्स होगा। तो हमने इसका नाम क्या दिया? हमने इसका नाम दिया कॉर्ड। क्या नाम दिया? कॉर्ड। ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, a straight line segment who touches the 2 part of circle called chord। एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा हो, हम उसे क्या नाम देंगे? कॉर्ड। तो आप कहेंगे सर अभी तो यहां से भी एक गुजरा था सेंटर से, ये सेंटर से गुजरने वाला ये क्या था? डायमीटर बोला आपने इसको। तो डायमीटर, डायमीटर को भी हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड है। इससे बड़ा कॉर्ड पॉसिबल ही नहीं है। आप जब भी बनाएंगे इसके नीचे से तो छोटा ही बनेगा।
इधर से बनाइए तब भी छोटा ही बनेगा। ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड PQ नाम का, PB नाम का जो कॉर्ड है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड हो, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर जो होता है वो किसी कॉर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, किसी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो हम उसके बारे में और भी जानते हैं। अब जरा सोचिए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, और दो पॉइंट को टच करने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल का कॉर्ड ही होता है। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड बन सकते हैं। आप चाहे तो कॉर्ड यहाँ बना सकते हैं, ये भी कॉर्ड है। आप चाहे तो यहाँ बना दीजिए, ये लाइन सेगमेंट भी कॉर्ड है। आप यहाँ छोटा सा बनाइए, यहाँ पे CD नाम का, ये भी कॉर्ड है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉर्ड। चलिए, तो कॉर्ड आपको समझ में आया। तो ये क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सब स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के दो पार्ट को टच कर रखा हर जगह पे, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये सर्कल के क्या है, कॉर्ड हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी में थोड़ा सा और बदलाव लाते हैं। देखेंगे क्या बदलाव लाना है, क्या बढ़ाना है, क्या करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे कॉर्ड की कहानी को और सुनाते हैं। यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बातों को। कहता है कि एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, और ये सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जिस दो पॉइंट को आपने लिया था, AB नाम के पॉइंट को लिया था। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो पाथ है वो सर्कल का पाथ है। इसी पाथ पे चल के सर्कल खुद को सर्कल कहता है। अब इसी पाथ पे हमने दो पॉइंट लिया। अगर ये दोनों पॉइंट हमने लिया है, तो अगर इन दोनों पॉइंट का यूज करके अगर हम एक कर्व पाथ के एक पार्ट को ले लें, ये AB पार्ट को ले लें। एक तो ये AB पार्ट है जो P पॉइंट से होते हुए जा रहा है APB, और एक Q पॉइंट से होते हुए जा रहा है AQB। दो रास्ते हैं, बात समझ में आई। तो जो सेमी सर्कल से छोटा हो जाए, आप उसे इस पार्ट को कहेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल कॉल्ड आर्क। क्या कहेंगे, आर्क। ये क्या है, आपका आर्क है, ठीक है ना। और ये जो है, ये भी सर्कल का एक पार्ट ही है, और इसे भी आप क्या कहेंगे, आर्क ही कहेंगे। तो भाई छोटे को भी आर्क, बड़े को भी आर्क, दोनों आर्क कैसा हुआ। तो क्या लिखें, जब सेमी सर्कल से या सेमी पेरीमीटर से आर्क का लेंथ कम हो जाए, जब सेमी पेरीमीटर से आर्क का लेंथ कम हो जाए, ठीक है ना, और सेमी पेरीमीटर से आर्क का लेंथ ज्यादा हो जाए, तो हम उसे अलग अलग नाम से बुलाएंगे। तो अगर वो आर्क का लेंथ सेमी पेरीमीटर से कम है, तो हम उसे कहेंगे माइनर आर्क। कौन सा आर्क, माइनर आर्क। अगर इसका लेंथ सेमी पेरीमीटर से ज्यादा हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेजर आर्क। मेजर मीन्स क्या होता है, बड़ा। माइनर मीन्स क्या होता है, छोटा। सो मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, है तो दोनों आर्क ही। बात समझ में आई। सो आर्क जब सेमी पेरीमीटर से छोटा हो, माइनर आर्क, सेमी पेरीमीटर से बड़ा हो तो मेजर आर्क। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो आगे वाली बातें भी आपको समझ में आराम से आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनर आर्क को लिया, हमने मेजर आर्क को भी लिया, ठीक है ना। और ये पॉइंट AB नाम का दो पॉइंट है, इसको आपने जोड़ा तो क्या बनाइए, ये जो लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड बना, तो इसको आपने आर्क कहा, इसको आपने कॉर्ड कहा। ये कॉर्ड एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। कितना बड़ा काम कर रहा है, तो ये कॉर्ड जो है इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो आपका ये रीजन को डिवाइड करके अलग कर दिया, दूसरा आपका ये रीजन को डिवाइड करके अलग कर दिया। ये अलग रीजन है और ये आपका अलग रीजन है। तो इस कॉर्ड ने सर्कल को दो हिस्सों में बांटा, एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा। तो जो बड़ा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जो बाउंडेड पोर्शन है, इसका नाम है सेगमेंट। क्या नाम है, सेगमेंट। बात समझ में आई। और ये जो
छोटा रीजन है इसका भी नाम है सेगमेंट। बात समझ में आपको आ रही है? ये पूरा सेगमेंट है, ये भी पूरा सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट छोटा दिख रहा है तो आप इसका नाम रखेंगे माइनर सेगमेंट। क्या नाम रख देंगे? छोटा दिखेगा। तो अगर हाफ सर्कल का एरिया यानी कि सेमी सर्कल का एरिया से अगर एरिया कम हो, जब सेमी सर्कल से रीजन का एक्वायर्ड एरिया कम हो तो वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और अगर सेमी सर्कल से के एरिया का, सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उससे अगर एरिया एक्वायर्ड ज्यादा हो तो आप उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसे? मेजर सेगमेंट। तो ये आपका माइनर सेगमेंट है पूरा इतना दूर तक, और ये पूरा आपका है मेजर सेगमेंट। तो ये आपका माइनर आर्क है, ये आपका मेजर आर्क है, ये कॉर्ड है, ठीक है ना। और ये रीजन जो है ये माइनर सेगमेंट, और ये पूरा पूरा रीजन क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। इतनी सारी बातें आपको आई समझ में? थोड़ा और जानिए बातों को। थोड़ा और कैसे जानेंगे? चलिए, ये सारी कहानी तो आप जान गए। अब इसके आगे की जो कहानी है उस कहानी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो उस कहानी के बारे में थोड़ा और जानते हैं और देखते हैं कि वो कहानी को हम कितना कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। चलिए, तो कह रहा है यहाँ पे कि जब हमने एक सर्कल को बनाया, जब हमने एक सर्कल को बनाया, उसका एक सेंटर दिया, तो हमने इसको अलग अलग आर्क में, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कॉर्ड में डिवाइड करके देखा तो हमें कुछ नया सीखने को मिला। अब आगे वाली कहानी आती है कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ले लूं जो सर्कल को टच करता हो, यहां से दूसरा लाइन ले लूं जो सर्कल को टच करता है, तो ये महापुरुष जो हैं ओ ए, ये रेडियस हैं। ये जो महापुरुष हैं ओ बी, ये भी कौन है? रेडियस हैं। ये दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जब दो लाइन आपस में मिलेंगे तो कुछ न कुछ क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो मैं अभी एंगल की बात ही नहीं करूंगा, मैं एंगल की अभी बात ही नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ दोनों रेडियस को ध्यान से देखा। तो मैंने क्या देखा कि इतना दूर तक का जो रीजन है ये एक अलग रीजन बना, और ये जो रीजन है ये एक अलग रीजन बनाना। तो कहता है कि इस रीजन को आप क्या कहेंगे? तो इसे आपने नाम दिया सेक्टर। क्या नाम दिया? सेक्टर। और इस रीजन को भी आपने नाम दिया सेक्टर। अब भाई दोनों कैसे सेक्टर है? तो ये सेक्टर एरिया ऑफ, अगर मैं सेमी सर्कल की एरिया की बात करूं तो सेमी सर्कल के एरिया से अगर इसका एरिया कम होगा तो आप इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। ध्यान दीजिए, सेक्टर तभी बनेगा जब इसका रीजन, इसका एरिया कहीं ना कहीं सेंटर के साथ थीटा बना के जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका थीटा कुछ ना कुछ होगा। पूरा का पूरा 360 होता है तो बाकी बचे हुए पार्ट 360 माइनस थीटा बचेगा। तो अगर ये एंगल, ये सेक्टर का एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये आपका कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर है। इसका एंगल क्या हो जाएगा? इसका एंगल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दो सेक्टर में डिवाइड हो गए। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सेक्टर तो चलो ठीक है, सेक्टर के बाद एक क्वाड्रेंट जो आता है वो समझ में नहीं आता। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो देखिए, क्वाड्रेंट के बारे में भी जानते हैं। सेक्टर आपने समझ लिया, अब जरा सुनते हैं क्वाड्रेंट की कहानी। भाई क्वाड्रेंट की कौन सी कहानी है और मैं क्या उसमें समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेंट की जो कहानी है, क्वाड्रेंट की जो बातें हैं वो बड़ा ही आसान है। एक हमने सर्कल को लिया और इस सर्कल को सेंटर से हमने इसके 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। तो हमने इस सर्कल को
4 हिस्से में बांट दिया। इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो सेम होगा। अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए। अगर इसका थीटा एंगल, इस सेक्टर का एंगल थीटा होगा, ये एक सेक्टर ही तो है, तो इसका भी थीटा होगा, इसका भी थीटा होगा, चारों का एंगल भी सेम होगा। अब सोचने वाली बात है कि पहले का एंगल थीटा, दूसरे का थीटा, तीसरे का थीटा, चौथे का थीटा, और ये पूरे एंगल जो होते हैं कंप्लीट सर्कल का, आपको पता है 360 डिग्री होता है। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, तो 4 लड्डू इक्वल टू 360 डिग्री। सो लड्डू का वैल्यू क्या आएगा? 360/4। कितना मिला? 90। कितना मिल गया? 90। सो थीटा इक्वल टू आपको मिला 90। तो जब थीटा का वैल्यू किसी सर्कल में, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो और उस सेक्टर ने क्या कर रखा हो, एक रीजन एक्वायर्ड कर रखा हो, ठीक है ना, और थीटा 90 डिग्री हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये क्वाड्रेंट है। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल में पूरे पूरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आपने देखा कि क्वाड्रेंट का एंगल कितने का? तो 90 डिग्री का होता है। तो क्वाड्रेंट भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे वाली कहानी में आगे बढ़ते हैं और ज्यादा जानते हैं। देखिए, कहता है कि जब आपने अभी सेक्टर को पढ़ा तो वहां पे आपने एक्वायर्ड रीजन को पढ़ा। आपने वहां पे रीजन एक्वायर्ड के साथ साथ एरिया से जुड़ी बातें भी सुनी। तो कहता है कि एक सर्कल का सेंटर O है, रेडियस जो है वो R है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। सर्कल का पूरा पूरा लेंथ जो है वो इसका सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है। अब जरा सोचिए कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। अब हम बात समझाते हैं आपको कि ये जो पाई है, ये PIE पाई क्या है, आया कहां से है, इसका यूज यहाँ पे क्यों पड़ा, तो कैसे समझेंगे इसका? कि पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं कि सर मैंने देखा था पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.14 भी लग सकते हैं। ये दोनों पाई का ही वैल्यू है। लेकिन पाई है क्या? पाई क्या है? तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया? हमने बोला सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर बोला हमने फिर क्या बोला? सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 और आर, 2r इंटू पाई कर दीजिए। हमने बोला सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू आर। तो एक होता है डायमीटर, डायमीटर जो भी हमने पढ़ा था। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। एक रिलेशन ये भी है कि जब रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायमीटर बनता है। कहोगे कैसे? तो यहां से यहां तक रेडियस है, फिर यहां से यहां तक भी रेडियस ही है। एक रेडियस दूसरा रेडियस, एक रेडियस दूसरा रेडियस, तो r प्लस आर क्या देगा? 2r। और पूरा दोनों मिलके क्या बना? सेंटर से पास किया तो डायमीटर बना। सो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो हम 2 इंटू रेडियस को 2 इंटू आर लिख सकते हैं, और ये डायमीटर के बराबर है डी फॉर डायमीटर। तो हम 2r के प्लेस पे d फॉर डायमीटर लिख सकते हैं इंटू पाई। चलिए सरकमफेरेंस ये d फॉर डायमीटर है,
इसके पाई के साथ किस में है, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। डायमीटर कहाँ आ गया, डिवाइड में। सुनिए कहानी, पाई अपनी कहानी सुना दिया होगा अब तक में कि मैं कौन हूं। तो पाई ये कह रहा है कि मैं कुछ अलग नहीं हूं, किसी भी सर्कल को पकड़ लो, उसका सरकमफेरेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सर्कल अपॉन उसके डायमीटर से डिवाइड लगा दो, तुम्हें कुछ बार बार वैल्यू आएगा। जितने सर्कल में ये कहानी दोहराओगे तुम्हें हमेशा एक वैल्यू आएगा, 3.14 3.14 हर बार आएगा। और वो वैल्यू जब सेम हो जाए तो उसको एक सिंबल से रख दिया गया कि सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का जो वैल्यू आएगा वो हर एक सर्कल में लगभग सेम ही आता है, इसलिए उसको एक सिंबल पाई से दिखा दिया गया। डेट इज द वैल्यू ऑफ पाई, वही पाई का वैल्यू होगा जो हर किसी के लिए बराबर है, हर किसी के लिए इक्वल है। सो हमने क्या कहा, पाई क्या है, पाई जो है कि सर्कल का के साथ जुड़ने वाला वो कांस्टेंट वैल्यू है जो सर्कल के सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो बन के आता है, ठीक है ना। सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई है, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको आएगी। आप इस सर्कल के सरकमफेरेंस निकालिए, उसके डायमीटर से उसको डिवाइड लगाइए, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वही आपका पाई है, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए, तो पाई कहाँ से समझ में आया, सरकमफेरेंस सर्कल क्या हो जाएगा, वही पाई का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो डायमीटर इंटू पाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल का पूरा एरिया पेरीमीटर मिल जाएगा। सो डायमीटर इंटू पाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सर्कल का हमें ये पूरा पूरा लेंथ निकल के आ जाएगा, ये पूरा लेंथ आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी सी कहानी को और समझते हैं कि थोड़ी सी अगली कहानी जो है वो कौन सी कहानी है, उस कहानी में क्या सीखना है, उस कहानी में क्या जानना है। तो देखिए ध्यान से, उस कहानी की बातों को थोड़ा और जानते हैं, सीखते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का कुछ ना कुछ क्या है, रेडियस है, ये ओ नाम का सेंटर है। अब हम चाहते हैं कि ये कितना दूर तक रीजन एक्वायर्ड कर रखा है, ये रीजन कितना है, क्या है इसका एक्वायर्ड रीजन। तो रीजन को जब ने कवर कर रखा है तो एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया चाहिए। तो कहता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या बोला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई क्या, मैंने आपको बताया अभी कि पाई जो है, पाई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू का सिंबल है। 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, इनटू जनरली आप क्या करते हैं, जब भी आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो L इंटू बी करते हैं। सेम तरीके से एक रेडियस ये और दूसरा रेडियस ये, आपने क्या किया, इस रेडियस को इस रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक का आपको एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर टाइप का एरिया आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका सर्कल है, ये क्या है आपका, ये पार्ट जो है आपका कर्व पार्ट है, तो आपका एरिया आगे तक जाएगा। तो ये पार्ट को आप दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपने ये कर्व पार्ट को लिया, ये कर्व पार्ट आपका जो है पाई के फॉर्म में एक रिलेशन देता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो आप क्या करते हैं, इसको आप r इंटू आर को एक पाई से आप जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, r इंटू आर को आपने क्या किया, पाई वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पाई इंटू आर आर स्क्वायर, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पूरे रीजन का एरिया आप निकालने के लिए आपने r इंटू आर को एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ताकि आपको पूरे रीजन का, सो ये पाई क्या हो गया आपका, ये पूरे सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर हो गया, ठीक है ना। और r इंटू आर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्वायर्ड रीजन जो है उसका एरिया आपको निकल के आता है। इसलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये कहानी समझ में आई आपको। चलिए, तो ये एरिया ऑफ सर्कल का हो गया।
अब आगे वाली कहानी पे आते हैं, उसको समझेंगे और देखेंगे कि आगे वाली कहानी कौन सी कहानी सुनाता है। जरा देखिए ध्यान से कि ये बातें भी आप समझ गए। अब अगली कहानी है एरिया निकालने का एक दूसरा रास्ता। क्या है? तो जैसे आपके पास एक सर्कल है, आपके पास क्या है, एक सर्कल है, इसके आप सेंटर दे दीजिए। तो कहता है कि इस सर्कल को आपने क्या किया, एक सेंटर दिया ओ नाम का, और ये एक सेक्टर यहां पे फॉर्म हो गया। क्या? तो ओ ए बी ओ, ये एक क्या फॉर्म हो गया, एक सेक्टर फॉर्म हो गया। आपको एरिया इतना ही दूर तक का चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ का थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा, इतना दूर तक एरिया निकालने के लिए हमको इन दोनों रेडियस के बीच में जो थीटा बन रहा है वो पता होना चाहिए। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पे एंगल कितने का दिया है, थीटा दिया है। पूरे एंगल होता कितने का है, 360 डिग्री। इनटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आपको इस वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं, आपको ये एरिया चाहिए, आप चाहते हैं ये वाला एरिया, तो ये थीटा पकड़ लीजिए, ये आउटर थीटा पकड़ लीजिए, कितना हो जाएगा। तो अगर ये आपका कितना है, थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा आएगा, ठीक है ना, अपॉन 360 कर दीजिए। तो ये एंगल अपॉन टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला जो होगा आपका, ये इस वाले एरिया का हो जाएगा, ये सेक्टर का हो जाएगा, मेजर सेक्टर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी ऐसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना ये पड़ेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। आपकी इच्छा नहीं है इससे निकालने की, तो एक और रास्ता है, मैंने बोला आपको कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना बताया था, 90। सो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ में आई? दोनों का एरिया आपको सेम आएगा। तो दो तरीके से आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले कहानी को सुनते हैं। इतनी दूर तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब आगे वाली कहानी क्या है, आगे वाली कहानी को क्या सुना जाए, उसके बारे में क्या देखा जाए, जानते हैं। इतनी कहानी जान गए हैं तो आगे वाली कहानी भी जान ही जाएंगे। हमारी आगे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? तो देखिए, यहां पे आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए, सर्कल को जब आपने ड्रॉ किया तो आपने एक सेंटर दिया ओ नाम का। अब कहता है यहां पे आपका एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया ए बी नाम का। इस ए बी कॉर्ड से जुड़ा हुआ ये ए बी आर्क भी तो है, ये ए बी आर्क। बात समझ में आई? आ गई समझ में? चलिए, तो इस ए बी आर्क से ए बी कॉर्ड जुड़ा हुआ, सॉरी ए बी कॉर्ड से ए बी आर्क भी जुड़ा हुआ है। तो ये आर्क अगर ए बी है तो हमने यहां से एक एंगल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल किस पे है, सर्कल पे। तो इस आर्क पे जो एंगल है ड्रॉ हमने किया है सर्कल पे, वो मान लीजिए क्या है, 50 डिग्री। कितना है, 50 डिग्री। हम इसी आर्क पे एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर दिए। हम इसी आर्क से, आर्क सेम रखेंगे, आर्क दोनों सेम रहेगा, यहीं से एंगल बन रहा है, ये भी यहां से ये बना है। इसी आर्क से हमने एक तीसरा एंगल ड्रॉ कर दिया, ये रहा। इसी आर्क से हमने एक अगला एंगल ड्रॉ कर दिया। जो भी एंगल मैं बना रहा हूं ये सब के सब सेम आर्क से हैं। तो जानते हैं क्या होता है, यहां पे कहानी बनती है, एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल इन मेजरमेंट। क्या मैंने बोला कि एंगल्स, जो एंगल बना है वो इसी आर्क पे बना है। ये एंगल भी आपका इसी आर्क पे है, ये एंगल भी आपका इसी आर्क पे है,
ये एंगल भी आपका इसी आर्क पे है, इसलिए सारे एंगल आपके 50 डिग्री हो जाएंगे। बात समझ में आई? अगर एंगल एंगल सेम आर्क पे जितने भी एंगल आप बनाइए सब सेम हो जाएगा। आप नई बात सीखे कि एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। सेम आर्क पे जो जितने भी एंगल आप बना रहे हैं सारे एंगल आपके सेम हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब इसी में एक दूसरा कहानी सीखिए। एक दूसरी कहानी क्या है वो दिखाते हैं आपको। इसी में एक दूसरी कहानी है। कहता है यहाँ पे कि अगर आपने एक सर्कल को लिया और उस सर्कल में आपने क्या किया, देखिए एक सर्कल को आपने लिया और इस सर्कल में आपने ए बी नाम का फिर से आर्क लिया। तो ये आर्क जो ए बी है, यहां से एंगल आप सर्कल के सेंटर पे बनाइए और यही आर्क से आप सर्कल के ऊपर बनाइए। ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि आर्क ए बी से एंगल सर्कल के सेंटर पे बनाइए, ए बी आर्क से सर्कल के ऊपर एंगल बनाइए। तो ये एंगल आपको कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ होगा। तो क्या होगा, अगर आपका ये एंगल x है तो यहां पे आपको मिलेगा 2x। अब इस कहानी को बोलते कैसे हैं? तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑन द सर्कल। सर्कल पे जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल से आधा बनेगा ऑन दी इफ द आर्क इज सेम। अगर आर्क क्या है? सेम है। अगर आर्क सेम है, इसी आर्क से सेंटर का एंगल, इसी आर्क से सर्कल का एंगल, दोनों को देखिए। अगर ये 2x है तो ये आपको x मिलने वाला है। अब आपको लगता है कि मैं यहां पहले 100 डिग्री लिख दूं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये इसका आधा 50 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना? अब इसको मैं मिटा दिया। अब मेरी इच्छा है कि यहाँ का एंगल मैं 20 डिग्री कर दूं। तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? इसका डबल कर दीजिए, 40 डिग्री। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स बनेगा, डबल बनेगा इन कंपेरिजन टू द एंगल ऑन द सर्कल। सो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑन द सर्कल ऑफ द एंगल। ठीक है ना? तो इस कहानी को आप समझ गए कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा सेम आर्क पे, आर्क लेकिन दोनों का सेम, इस एंगल का भी यही आर्क है, इस एंगल का भी यही आर्क है। तो ये कब कहानी होगी? जब आर्क सेम होगा। तो ये एंगल आपका इस एंगल के 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है ना? सो दिस एंगल विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, डबल हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब आगे चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगली नई कहानी पे फिर चलते हैं। अब अगली कहानी हमारी कौन सी है उसको जरा देखेंगे। अगली कहानी हमारी है कि हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमने सेंटर दिया। ठीक है ना? और हमने सेंटर से एक लाइन पास किया ए बी नाम का, जो कि सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड बन के है, जिसे आप डायमीटर कहते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल है, इसे आपने डायमीटर नाम भी दिया। सो दिस इज डायमीटर, दिस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दोनों कह सकते हैं। अगर ये डायमीटर है तो इस डायमीटर, इस कॉर्ड के ऊपर आपने अगर एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके ऊपर आपने एंगल ड्रॉ किया, मतलब कॉर्ड होना चाहिए, लॉन्गेस्ट डायमीटर होना चाहिए। आपने यहां एंगल ड्रॉ किया, आपने यहां एंगल भी ड्रॉ किया। चलिए, तो एंगल फॉर्म्स ऑन दी सेमी सर्कल या एंगल फॉर्म्स ऑन दी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आप चेक कर लीजिए कि जब भी सेंटर से जो लाइन पास किया है, जिसको आप डायमीटर कहते हैं, डायमीटर के थ्रू बनने वाला सर्कल पे जो एंगल होगा वो हमेशा आपको क्या देगा? 90 डिग्री देगा। आप इधर से भी बनाइए तब भी आपको 90 मिलने वाला है। यहाँ पे आप यहां से बनाइए तब भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। आप चाहे तो यहां से बनाएंगे तब भी यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलेगा। सो डायमीटर के ऊपर जो बनने वाला सर्कल पे एंगल होता है वो हमेशा आपको 90 डिग्री फॉर्म करके देता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे वाली कहानी में चलेंगे और अगली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगली कहानी हमारी क्या कहती है, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। हमने एक सर्कल बनाया,
हमने इसका एक सेंटर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज ओ सेंटर ऑफ दिस गिवन सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, मेरी इच्छा है कि हम जो है इस बार दो रेडियस पहले बना दें और एक यहाँ पे पॉइंट ले लें, इसको हम यहाँ से मिला दें। तो ये क्या है, ए बी इज ए कॉर्ड, बी सी इज ए कॉर्ड। ए बी भी एक कॉर्ड है, बी सी भी एक कॉर्ड है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा बताइए, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, हमको नहीं पता। तो इस एंगल का वैल्यू कभी कभी निकालना पड़ेगा, ये एंगल आपको देगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, तो कहता है अगर आपको एंगल AOC दे दिया है, चलिए कितना दे दिया है, 150 डिग्री दे दिया है, ये एंगल आपको थीटा के प्लेस 150 दिया है, आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे आप, तो आप जो है ABC का वैल्यू निकालेंगे। एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसका, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC, एंगल AOC का रिफ्लेक्स एंगल अपॉन 2 कर दीजिए। तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल इसके पीछे से बनेगा, ये पीछे से बना रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 150 है तो पूरा एंगल 360 है। सो 360 माइनस 150 करिए तो क्या देगा, 0 माइनस 0 0 देगा, 6 माइनस 5 1 और 3 माइनस 1 2, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री अपॉन 2 कर दीजिए, कट के क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। ये एंगल कितने का हुआ, 105 डिग्री का। कितने का हुआ, 105 डिग्री का होगा। बात समझ में आई। सो दिस एंगल विल बी 105 डिग्री। इस तरीके से आप सेंटर पे एंगल दिया है और क्वाड्रिलेटरल बना के आपको इस तरीके से दे रहा है, तो अपोजिट एंगल का लेंथ मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB, सेंटर का एंगल अपॉन 2 करेंगे तो आपको इन फ्रंट, सामने का एंगल आपको मिल जाएगा। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कहानी को कि और कहानी को कैसे सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कहानी हमारी है, कहता है, टॉपिक में रख देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या टॉपिक हमारी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल को ध्यान देखिए, यहाँ पे मुझे एक सेंटर दिया। हम क्या करने वाले हैं, अगर हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दें तो इस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल के सम कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री हो जाएंगे। हम चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बनाए, सर्कल के अंदर। तो उस क्वाड्रिलेटरल का भी हमने एक नाम देना है। क्या देना है, एक नाम देना है, ठीक है ना। तो हमने सर्कल के अंदर अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जरा सोचिए यहाँ पे, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितने का होगा, 180। तो देखिए D प्लस बी, एंगल D प्लस एंगल B 180 होगा और एंगल A प्लस एंगल C भी 180 होगा। सबको आप ऐड करेंगे तो एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D सबका सम कितना दे देगा, 180 प्लस 180 360। तो क्वाड्रिलेटरल कहीं भी हो, साइक्लिक हो या इससे बाहर हो, हर एक केस में क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 ही मिलने वाला है। लेकिन साइक्लिक में एक फायदा ये होगा कि अपोजिट एंगल, क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होंगे उसका सम हमेशा आपको 180 मिलेगा। बात समझ में आई। सो दिस इज द बेस्ट थिंग्स टुडे यू हर्ड। आपने सुना, आपने देखा। प्यारे बच्चों, अभी और भी क्वेश्चन और भी बातें हैं जो हम लोग अगले क्लास में, अगले कंसेप्ट में करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, अभी आज के काम में इतनी बातें दिमाग में रखते हैं और अगली कहानी, अगले क्वेश्चन, हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज का कंसेप्ट इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।